ये सर जी। ऐसा हो सकता था कि जो परिपाटी परंपरा है, आपने ठीक कहा कि डिप्टी स्पीकर बड़ा अहम पद है और वो जी। जब स्पीकर के बराबर के उसके अधिकार हैं, तो लेकिन फिर भी कुछ ऐसा नहीं कि इसको टालने के लिए, ऐसे हालातों को टालने के लिए कुछ रास्ता निकाल सकती थी सरकार या एनडीए की ओर से निकल सकता था। और जो एक बड़ा दिल करके पद देने में कोई बहुत ज्यादा कठिनाई तो नहीं होती या कुछ होती, क्या आपका जवाब? नहीं, मैंने आपको बताया ना, डिप्टी स्पीकर ओपोजिशन को ये नहीं देंगे। ये देंगे अपने किसी समर्थन वाले दल को, चाहे टीडीपी का बने डिप्टी स्पीकर, चाहे जेडीयू का बने। ओपोजिशन वालों को नहीं देंगे, क्योंकि अगर ओपोजिशन वाले बैठ जाएंगे तो इनको डिप्टी स्पीकर के पास स्पीकर की बराबर की पावर्स होती हैं, इनको किसी वक्त दिक्कत आ सकती है। तो ऐसे में अब ये जो है, जो हालात बने कि आपने स्पीकर के जो है इंडिया ब्लॉक ने भी अपना उम्मीदवार उतार दिया है, तो अब ये भले ही नंबर गेम में या जो कल जो भी है कि हो जाए, एनडीए के जो ओम बिरला जी उम्मीदवार हैं वो बन जाए, लेकिन इसके रिपोर्केशंस आगे क्या कुछ संभावनाएं दिखती हैं, क्या कुछ हो सकता है या होने की स्थितियां पैदा होंगी? जिस वक्त इलेक्शन की कल बात होगी, और उनको हर एक को पता है कि पहला ओम बिरला जी का नोटिस है, उनका मोशन कैरी होने के बाद दूसरा मोशन पढ़ा ही नहीं जाना है। तो इसलिए आमतौर पे क्या होता है कि बजाय इसके कि ये बेइज्जती हो कि वो हार गए, वो आमतौर पे विड्रा कर लेते हैं, इसीलिए यूनैनिमस हो जाता है। तो पहला मोशन अगर बाई चांस सुरेश जी का आ जाता या आ गया होगा, तो फिर तो है कि भाई पता लगेगा कि इनको कितने वोट मिले दूसरे पे। पर पहला अगर ओम बिरला जी का गवर्नमेंट का है, तो उसके बाद नोटिस हाउस में पुट ही नहीं होगा। सो इसमें इसमें जो कांग्रेस या जो इंडिया ब्लॉक है, उसकी तरफ से ये निकल के आया कि हम तैयार थे, हम तैयार हैं कि हम यूनानिमस जो एक परिपाटी परंपरा है उसका निर्वहन करेंगे, लेकिन वही जो आप कह रहे हैं डिप्टी स्पीकर पद को लेकर कहीं वो जो मांग थी उसका इंश्योरेंस चाहते थे, तो वो इंश्योरेंस कैसे हो सकता था, जो शायद बात नहीं बन पाई, दिखी नहीं। डिप्टी स्पीकर के पास संविधान में उतनी ही शक्तियां हैं जितनी स्पीकर साहब के पास है। अब जब डिप्टी स्पीकर नहीं होते तो पैनल ऑफ चेयरमैन 10 मेंबर्स को चेयरमैन बना दिया जाता है पैनल डाल के, और डिप्टी स्पीकर ना हो तो उनमें से कोई ना कोई चेयर करता रहता है। अब क्या होता है, पैनल ऑफ चेयरमैन के पास वो शक्तियां नहीं है जो डिप्टी स्पीकर या स्पीकर के पास है। उमूमन हाउस चलाने के लिए तो सब हैं, पर मान लीजिए हाउस में मेंबर को बाहर जाने के लिए कहना है या कोई प्रिविलेज के ऊपर कोई इशू है, तो नॉर्मली क्या होता है कि जो पैनल ऑफ चेयरमैन है वो उसको रिजर्व करके स्पीकर के लिए छोड़ देते हैं कि स्पीकर साहब फैसला करेंगे। पिछले 10 साल मोदी जी की गवर्नमेंट में 17वीं लोकसभा या उससे पहले 16वीं लोकसभा में डिप्टी स्पीकर की पोस्ट खाली रही, ओपोजिशन को भी नहीं दिया और कोई बना भी नहीं। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। लोकसभा अध्यक्ष पद को लेकर कह सकते हैं कि घमासान सा छिड़ गया है। हालांकि ऐसा पहली बार हम देख रहे हैं जब माना जा रहा है कि मतदान की नौबत भी आ सकती है, क्योंकि बीजेपी या एनडीए की ओर से जो कैंडिडेट है वो ओम बिरला है। लोकसभा में पिछला टेन्योर जो था मोदी सरकार के, मोदी 2 में वे अध्यक्ष थे, और इसके बाद जो तीसरा ये टर्म है मोदी जी का, उसमें उन्हें एनडीए ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है। लेकिन बात डिप्टी स्पीकर को लेकर कुछ अटक सी गई है, और जो मामला छिड़ा है या जो बात नहीं बन पाई डिप्टी स्पीकर को लेकर, उसके बाद इंडिया ब्लॉक ने भी अपना प्रत्याशी के सुरेश, जो केरल से 8वीं बार सांसद चुने गए हैं, उन्हें बना दिया है। तो स्थितियां एक ऐसी हो गई हैं जिसमें संभावनाएं ये व्यक्त की जानी कि शायद लोकसभा के इतिहास में पहली बार ऐसे हालात बन सकते हैं जब वोटिंग जैसे नौबत पैदा हो जाए। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है, देश की निगाह, देश की नजर, और खासकर जो 4 PM का दर्शक वर्ग है, वो भी कहीं ना कहीं ये जानने के लिए आतुर है
कि अब आगे होगा क्या। आज तो नॉमिनेशन हुआ है, अब कल 11 बजे जब सत्र सम्मिलित होगा, तीसरा दिन होगा, तो उसके बाद क्या स्थिति बनेगी, क्या हालत बनेगी, तो हम इसी पर बातचीत करने के लिए एक खास मेहमान से जुड़ने जा रहे हैं। वो मेहमान हैं लोकसभा के पूर्व महासचिव श्री मल्होत्रा साहब हैं। मल्होत्रा साहब, आपका हम बहुत बहुत स्वागत करेंगे। हमारे लिए आपने वक्त निकाला, सबसे पहले आपका स्वागत है। और मैं बता दूं अपने दर्शकों को कि मल्होत्रा साहब का लंबा अनुभव है, जो नियम प्रक्रिया है लोकसभा की क्या कुछ होती है उसके वे ज्ञाता हैं, विधि विशेषज्ञ हैं, और चूंकि महासचिव रहे हैं तो उनके पास पूरी की पूरी प्रक्रिया क्या होगी, क्या नियम है, क्या पूरी की पूरी प्रक्रिया कहती है, उसी पे बातचीत करेंगे। बहुत स्वागत करते हुए पहला सवाल यही करूंगा सर, कि क्या कुछ अब कल ये जो आज स्थिति पैदा हुई है कि जो माना जा रहा है कि पहला ऐसा अवसर बना है जिसमें कहीं वोटिंग जैसे नौबत भी आ सकती है, प्रक्रिया पूरी क्या होगी, पहली आपकी टिप्पणी उस पर। धन्यवाद संजीव जी। देखिए, ये नॉर्मल है, जब भी नई कॉन्स्टिट्यूट होती है लोकसभा, जैसे कि 18वीं लोकसभा कॉन्स्टिट्यूट हुई है, तो स्पीकर साहब को चुनने की प्रक्रिया सबसे पहले होती है। आमतौर पे जैसा कि आपने अभी देखा, 2 दिन मेंबर्स को ओथ दिलाई गई प्रोटेम स्पीकर द्वारा। प्रोटेम स्पीकर जो थे वो नियुक्त किए गए माननीय राष्ट्रपति जी द्वारा। और जैसे ही ये सारी ओथ कंप्लीट हो जाएगी तो पहला दिन यानी 26 जून का होगा, जिस दिन स्पीकर का इलेक्शन होगा। अब उसके लिए प्रक्रिया ये है, आर्टिकल 93 प्रोवाइड करता है कि स्पीकर चुना जाएगा मेंबर्स द्वारा, और रूल 7 जो है रूल्स ऑफ प्रोसीजर, वो इसकी प्रक्रिया को डिटेल में बताता है। तो एक दिन पहले यानी आज 25 तारीख को नॉमिनेशन भरे जाएंगे, नोटिस दी जाएंगे महासचिव के नाम पे। तो कोई भी मेंबर किसी दूसरे मेंबर का नाम प्रपोज कर सकता है कि मैं प्रपोज करता हूं कि ये दूसरे मेंबर जो हैं इनको स्पीकर चुना जाए, और कोई तीसरे मेंबर उसको सेकंड करेंगे, समर्थन करेंगे कि मैं एग्री करता हूं कि जिस मेंबर का दूसरे मेंबर का नाम प्रपोज किया गया है उसका मैं समर्थन करता हूं कि इनको चुना जाए। इसके साथ में एक स्टेटमेंट लगानी होती है दूसरे मेंबर द्वारा, यानी जिस मेंबर को इलेक्शन में चुनना है, कि मैं विलिंग हूं चुने जाने के बाद स्पीकर बनने के लिए। तो ये एक स्टेटमेंट लग के ऐसे जितने भी नोटिस आएंगे उनको महासचिव के वहां जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 करके वो नोटिस वहां पर रजिस्टर हो जाएंगे। अब जैसा आपने अभी कहा, नॉर्मली लोकसभा में निर्विरोध इलेक्शन आज तक हुए हैं। हालांकि सन 52 में श्री मावलंकर के टाइम पे और सन 76 में बी आर भगत के टाइम पे दूसरे नॉमिनेशन आए थे, पर वो इलेक्शन से पहले जहां तक मुझे याद पड़ता है वो विथड्रॉ हो गए थे। तो इलेक्शन यूनानिमस ही रहा है हर दफा। अब कल बारी आएगी, जो प्रोटेम स्पीकर चेयर पे बैठे होंगे वो जिस तरह के नोटिस आए हैं, अब जैसा कि हम सुन रहे हैं, आप भी अभी जिक्र कर रहे थे कि नोटिस एनडीए की तरफ से ओम बिरला जी जो पहले ही स्पीकर है उनका है नाम, और श्री के सुरेश जो इंडिया गठबंधन है उनकी तरफ से उनका नाम प्रपोज किया जा रहा है। हो सकता है कुछ और नाम भी या इन्हीं नामों के एक्स्ट्रा नोटिस आए। ओम बिरला जी के लिए 1 2 3 4 आ सकते हैं, सुरेश जी के लिए और ज्यादा आ सकते हैं, किसी और का नाम आ सकता है। तो जिस ऑर्डर में ये नाम आएंगे उस ऑर्डर में कल प्रोटेम स्पीकर वहां जिस मेंबर ने पहला नोटिस दिया है उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपना नोटिस का मोशन जो है मूव करें। तो वो खड़े होके जिनका पहला नाम होगा वो मूव करेंगे कि मैं मूव करता हूं कि श्री सो एंड सो, मान लीजिए ओम बिरला जी का पहला नोटिस है, तो इनको चुना जाए। फिर जो सेकंड करते हैं वो खड़े होके कहेंगे कि मैं इनका समर्थन करता हूं। तब वो जो प्रोटेम स्पीकर चेयर में है वो मूव करेंगे हाउस की तरफ कि भाई मूव मैं करता हूं इस मोशन को, जो समर्थन में है वो हाँ कहें, जो अगेंस्ट है वो ना कहें,
और अगर हाँ कहते हैं तो कहेंगे कि इनको स्पीकर चुन लिया गया। अब उसके बाद जैसे ही चुन लिया जाता है तो बाकी के नोटिस इनफ्रक्चुअस हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं। पर मान लीजिए पहला नोटिस किसी और का है, वो रिजेक्ट हो गया, तो फिर दूसरे नोटिस पे जाएंगे। अगर वो रिजेक्ट हो गया तो तीसरे नोटिस पे जाएंगे। पर जैसे ही नोटिस का मोशन अप्रूव हो जाता है हाउस के द्वारा वॉइस वोट से, ध्वनि मत से, तो वो कहते हैं कि इसको हमने अप्रूव माना गया और ये स्पीकर बन गए। तो ये एक प्रथा होती है कि माननीय लीडर ऑफ द हाउस जो प्राइम मिनिस्टर हैं और लीडर ऑफ द ओपोजिशन जो भी बनेंगे, वो दोनों जाते हैं उस मेंबर की सीट पे, उनको लेके और एस्कॉर्ट करके उनकी प्रोटेम चेयर से वो प्रोटेम स्पीकर उठ जाते हैं और इनको जो स्पीकर चुने गए हैं उनको सीट पे बिठा के, और फिर बाद में एक प्रोसेस चलता है बधाई देने का सारे हाउस में, लीडर ऑफ द हाउस की तरफ से, लीडर ऑफ द ओपोजिशन की तरफ से, लीडर ऑफ द पार्टीज जितने भी हैं वो उनको बधाई देते हैं और बाद में जो स्पीकर साहब चुने गए हैं वो उसका उत्तर देते हैं। ये प्रोसेस चलता है। जी सर, जी सर। आपने ये कहा सर कि एक तो लोकसभा का जो इतिहास है हमेशा यही हुआ कि यूनानिमस अध्यक्ष को चुना गया, परंपरा परिपाटी है, ये नहीं है। अगर ये नियम है तो इसमें यह नहीं है कि कोई दूसरा कैंडिडेट नहीं हो सकता या कहीं चुनाव नहीं सीधे लड़ सकता। ये प्रक्रिया तो सर है ही कि चुनाव भी लड़ा जा सकता है, कैंडिडेट दो भी हो सकते हैं। परिपाटी या परंपरा जरूर है कि यूनानिमस चुना जाए, क्योंकि यह माना जाता है कि अध्यक्ष एक निष्पक्ष होता है। तो उस पे आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी कि इस रूलिंग जो आपने बताई 93 आर्टिकल और रूल नंबर 7, इसके बाद चुनाव लड़ना तो कोई भी सदस्य के लिए बाध्यता नहीं है कि ना लड़े, लड़ सकता है वो? ये बात सही आपने कहा, क्योंकि हर जगह पे और ब्रिटेन में भी आप देखो, जहां जहां भी डेमोक्रेसी है वहां पर ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि लीडर जो है, जो स्पीकर जो है वो निष्पक्ष होगा। कई जगह पे तो वो पार्टी स्पीकर बनने के बाद अपनी पार्टी भी छोड़ देते हैं। तो यहाँ भी अगर ऐसी परिपाटी तो नहीं है पार्टी छोड़ने की, पर वो पार्टी के कामों में हिस्सा लेना बंद कर देते हैं नॉर्मली। तो इसलिए ये कोशिश होती है कि जो स्पीकर बने हैं उनको ये फीलिंग ना हो कि मेरे विरोध में इतने 200 मेंबर 250 मेंबर मेरे विरोध में भी थे। तो इसलिए परिपाटी ये है कि उनको ये फीलिंग ना हो, तो इलेक्शन से पहले आमतौर पे जो ओपोजिशन के, उनको पता है कि ये गवर्नमेंट का चुना ही जाएगा, एनडीए का चुना ही जाएगा, तो वो एक विरोध दिखाने के लिए नॉमिनेशन तो कर देते हैं, पर बाद में वो विड्रा कर लेते हैं। क्योंकि अगर नहीं भी विड्रा करेंगे तो जैसे ही पहला नोटिस ओम बिरला जी का है तो ये एकदम चुने जाएंगे, उसके बाद वैसे ही उनका नोटिस लगाने की बात खत्म हो जाती है, तो वो नोटिस तो लगना ही नहीं है उनका जो बाद में। तो आमतौर पे जैसे मैंने कहा कि वो कोशिश ये होती है कि वो बाद में विड्रा कर लें या उससे पहले विड्रा कर लें ताकि ये लगे कि ये यूनानिमस हुआ है। इसलिए ये तकरीबन यूनानिमस चलता है। उनका विरोध सिर्फ ये है कि जो डिप्टी स्पीकर का चुनाव है उसके लिए वो चाहते हैं कि उनका कैंडिडेट को डिप्टी स्पीकर बनाया जाए। सर मतलब हम ऐसा मान सकते हैं सर कि अभी पूरा अवसर है, जब कल हाउस सम्मिलित होने के, मतलब सम्मिलित होगा या उसके पहले भी नॉमिनेशन वापस हो सकता है। क्या स्थिति, उसकी क्या स्थिति होती है, हमारे दर्शकों को आप अपने स्तर पर जानकारी दीजिएगा। क्या जी ये वापस हो सकता है, और वापस नहीं भी होता है तो इनफ्रक्चुअस हो जाएगा वो नोटिस। पर देखिए एक प्रथा ये भी है कि डिप्टी स्पीकर जो है, मैं वो सवाल करूंगा, डिप्टी स्पीकर वाला पूछूंगा आपसे, प्लीज बताइए, बताइए आप कंटिन्यू करिए। ओके, मैं ये कह रहा हूँ कि एक प्रथा है कि जिसलिए ये विरोध कर रहे हैं, सुरेश जी का नाम दे रहे हैं इंडिया गठबंधन वाले, वो चाहते हैं कि अगर हमारा ओपोजिशन का डिप्टी स्पीकर बन जाए तो हम निर्विरोध स्पीकर के इलेक्शन के लिए तैयार हो जाएंगे। ऐसी प्रथा रही है कि कई दफा ओपोजिशन के जो मेंबर हैं उनको डिप्टी स्पीकर बना दिया गया है। अब क्या होता है कि कई दफा ओपोजिशन की जगह में डिप्टी स्पीकर बनाने के लिए
एनडीए में बीजेपी की जगह, अब बीजेपी तो ओम बिरला हो गए, पर मान लीजिए दूसरी पार्टियां हैं, जेडीयू है या टीडीपी है, जो साथी पार्टियां हैं, जी जी उनको डिप्टी स्पीकर का वो चांस दे देते हैं, ये कह के कि हमने बीजेपी का तो नहीं बनाया, पर जी दूसरी जो समर्थन वाली पार्टियां उनका बना दिया है। तो ये भी हो सकता है, पर पिछले 10 साल मोदी जी की गवर्नमेंट में 17वीं लोकसभा या उससे पहले 16वीं लोकसभा में डिप्टी स्पीकर की पोस्ट खाली रही, ओपोजिशन को भी नहीं दिया और कोई बना भी नहीं। नहीं सर, तो शायद 2014 से 19 में तो शायद कोई उन्होंने अपने किसी समर्थक दल को दे दिया था, ऐसा था, या दोनों ही नहीं पूरे 10 दिया साल ही खाली नहीं रही? था, पूरे 10 डिप्टी स्पीकर कोई बना ही नहीं। 10 साल, जी जी जी। डिप्टी स्पीकर 2014 के बाद कोई बना नहीं, ये पद खाली रहा। सर 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 इसमें इसमें जो कांग्रेस या जो इंडिया ब्लॉक है, उसकी तरफ से ये निकल के आया कि हम तैयार थे, हम तैयार हैं कि हम यूनानिमस जो एक परिपाटी परंपरा है उसका निर्वहन करेंगे, लेकिन वही जो आप कह रहे हैं डिप्टी स्पीकर पद को लेकर कहीं वो जो मांग थी उसका इंश्योरेंस चाहते थे, तो वो इंश्योरेंस कैसे हो सकता था, जो शायद बात नहीं बन पाई, दिखी नहीं, क्योंकि उनकी भी आशंका जो आपने कहा कि ये भी होता है कि बीजेपी को ना देकर हमने, चाहे टीडीपी हो, यूनाइटेड जनता दल हो या और भी कोई ऐसा घटक उनका जुड़ा हुआ दल है जो सत्ता का सहयोगी है, उनका समर्थक है, तो ऐसे में कहां बात बिगड़ गई होगी या बन सकती थी दोनों पे, यदि आप अपना कोई अभिमत दे सके हमारे दर्शकों के लिए, आपके जो कहीं पद की गरिमा आपकी रही है उसके तहत जो बता सके दर्शकों को, तो प्लीज बताइएगा। संजीव जी ऐसा है, देखिए, डिप्टी स्पीकर के पास संविधान में उतनी ही शक्तियां हैं जितनी स्पीकर साहब के पास है। सर अब जब डिप्टी स्पीकर नहीं होते तो पैनल ऑफ चेयरमैन 10 मेंबर्स को चेयरमैन बना दिया जाता है पैनल डाल के, और डिप्टी स्पीकर ना हो तो उनमें से कोई ना कोई चेयर करता रहता है। अब क्या होता है, पैनल ऑफ चेयरमैन के पास वो शक्तियां नहीं है जो डिप्टी स्पीकर या स्पीकर के पास है। उमूमन हाउस चलाने के लिए तो सब हैं, पर मान लीजिए हाउस में मेंबर को बाहर जाने के लिए कहना है या कोई प्रिविलेज के ऊपर कोई इशू है, तो नॉर्मली क्या होता है कि जो पैनल ऑफ चेयरमैन है वो उसको रिजर्व करके स्पीकर के लिए छोड़ देते हैं कि स्पीकर साहब फैसला करेंगे। पर अगर डिप्टी स्पीकर हैं तो उनके पास तो पूरी पावर्स है। अगर डिप्टी स्पीकर गवर्नमेंट के ही हैं, एनडीए के ही हैं, तो वो जो रूलिंग देंगे वो स्पीकर साहब जैसी ही रूलिंग होगी, या वो कह देंगे कि स्पीकर साहब के लिए मैं रिजर्व करता हूं, वो देंगे। पर अगर डिप्टी स्पीकर ओपोजिशन के हैं और उनके पास शक्तियां वो सारी हैं, तो वो हो सकता है कि ऐसी रूलिंग दे दें जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो, गवर्नमेंट के मेंबर्स के अगेंस्ट हो। तो इसलिए नॉर्मली क्या है, इस वक्त की जो हम परिपाटी देख रहे हैं, जो ओपोजिशन जिस तरह की चल रही है, स्मूथ तो है नहीं, कोऑपरेट करने वाली है नहीं। तो अगर इनका डिप्टी स्पीकर, ऐसा गवर्नमेंट फील करेगी कि इनका अगर डिप्टी स्पीकर बन गए तो उसमें उनकी शक्तियां सारी स्पीकर के बराबर होंगी, और किसी वक्त भी किसी कारण से स्पीकर अवेलेबल नहीं है तो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग मान्य होगी, उसके पास वो सारी पावर्स होंगी जो स्पीकर के पास है, और उनका वेट किए बगैर अगर वो दे देते हैं तो एक ऐसी अड़चन सी आ जाएगी जो कि कोई भी गवर्नमेंट सोचेगी कि इसको ना आए। तो इसलिए वो ओपोजिशन को डिप्टी स्पीकर की पोस्ट देने में हिचकिचाते हैं, ये एक्चुअल बात है। बिल्कुल बिल्कुल सर, इसके साथ साथ अब बहुत अहम रोल शायद प्रोटेम स्पीकर साहब का होने वाला है। कल जब ये सारा का सारा होगा, यदि यूनानिमस नहीं होता और हालात वैसे बनते हैं, तो क्या कुछ प्रोटेम स्पीकर कैसे रोल प्ले कर सकते हैं? क्या वो, अगर कहा यह जाता है कि एक सदस्य भी कोई मांग करे कि डिवीजन, तो उसे उसका अधिकार दिया जाना चाहिए, तो ऐसे में क्या हालात बनेंगे यदि ऐसी स्थिति पैदा होती है? देखिए, परिपाटी ऐसी है, प्रैक्टिस ऐसी है कि नॉर्मली जब भी वोटिंग होती है तो जो भी चेयर में है, इस वक्त प्रो टेम स्पीकर चेयर पे होंगे, तो वो कहते हैं कि वॉइस वोट से ये मोशन पास हो गया, क्योंकि हमको पता है कि एनडीए में
जितने मेंबर हैं 293 मेंबर हैं, उनकी मेजॉरिटी है और वो पास हो जाएगा। पर मान लीजिए इससे पहले दो पार्टियां अपना समर्थन विड्रा करती हुई दिखती हैं या कोई ऐसा आ जाता है, तो प्रो टेम स्पीकर को ये सोचना पड़ेगा कि किसी ने अगर कहा है कि डिवीजन हो तो डिवीजन करवाना चाहिए। अब अगर नहीं भी कुछ है और कोई डिवीजन कहता है तो फिर ये अधिकार स्पीकर या जो चेयर पे हैं प्रो टेम स्पीकर, उनका अधिकार है ये सोचना कि ये खाम में डिवीजन मांगी जा रही है वेस्ट करने के लिए टाइम, और इसमें निकलेगा कुछ नहीं क्योंकि ये तो क्लियर मेजॉरिटी ऑलरेडी है। तो इसलिए वो रूल आउट कर देंगे कि डिवीजन जो मांगी जा रही है वो ठीक नहीं है। पर अगर उनको लगे कि सचमुच बड़ा टाइट है काम, ये उनके विवेक पे डिपेंड करता है, और उनको ऐसी इंफॉर्मेशन हो कि भाई ये जो मांगी जा रही है डिवीजन ये ठीक है, तो वो डिवीजन अलाउ कर देंगे, वो डिवीजन अलाउ कर देंगे। बिल्कुल सर, इसमें जैसे जो नंबर की बात होती है 542 का सदन बच रहा है क्योंकि राहुल गांधी जी ने एक सीट छोड़ दी है, तो 542 का है। तो अब इसमें क्या जो आधे से कुछ एक ज्यादा मत उसी पे होगा निर्भर, क्या क्या किस तरह की प्रक्रिया दर्शकों को ये भी नहीं, ये हाउस में जितने मेंबर प्रेजेंट होंगे उनके आधे से ज्यादा होना चाहिए। टोटल मेंबरशिप देखने की जरूरत नहीं है। ये दूसरी बात है कि सारी पार्टियां व्हिप इशू कर देती हैं अपने अपने मेंबर्स को कि वो प्रेजेंट रहें और मैक्सिमम प्रेजेंट रहें, पर जितने हाउस के अंदर प्रेजेंट होंगे, मान लो 500 भी हैं, तो 251 अगर वोट कर देते हैं तो उसको पास गिना, मोशन को पास गिना जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। बट सर ये जो 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 हालात बने हुए हैं, ठीक है नंबर गेम में तो साफ दिखता है कि एनडीए का अपर हैंड है, कहीं से कहीं तक कोई नंबर गेम में। लेकिन जो आप बात करते हैं कि कई बार हम लोगों ने ऐसा देखा या पाया है कि अंतरात्मा की आवाज पर भी बात होती है और कई बार एब्सेंट हो जाया करते हैं, एब्सेंट वाली बात भी है। तो ऐसे हालातों में क्या आप संभावनाएं देखते हैं, और उसमें यदि सपोज कि कहीं कोई अनहोनी होती है जो एनडीए है उसके साथ, तो उसे कैसे या किस रूप में देखा जाएगा? क्या नैतिक हार सरकार की मानी जाएगी? क्या कहा जाएगा उसको? कैसे उसको देखने वाली बात की जाए? नहीं, देखिए अंतरात्मा वाली बात वहां होती है जहां कोई इशू पे, मान लीजिए कोई काउ स्लॉटर के ऊपर इशू आ गया है, कोई धर्म के ऊपर इशू आ गया है, कोई ऐसा इशू है जिसके ऊपर मान लीजिए उनकी अंतरात्मा जाग गई। पर जहां तक स्पीकर के इलेक्शन की बात है वहां अंतरात्मा की बात नहीं है। वहां वोटिंग जो होगी, आफ्टर ऑल ये विकल्प तो अवेलेबल है ही कि अगर वो डिवीजन मांगते हैं तो डिवीजन में कोई देर थोड़ी लगती है। आजकल 10 मिनट में डिवीजन का फैसला आ जाता है। तो मान लीजिए बड़ा प्रेशर आ गया और प्रो टेम स्पीकर चाहते हैं कि भाई इसमें कहीं कुछ लगता है कि ये बदनामी होगी कि भाई ये बड़ा टाइट था और इसको ऐसे ही पास कर दिया, और इसके बाद क्या है, स्पीकर के इलेक्शन की सिर्फ बात नहीं है, उसके बाद तो फिर कोई कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाता है तो वहां तो गवर्नमेंट गिर सकती है। तो इसलिए वो ये जरूर देखेंगे कि अगर टाइट है तो डिवीजन अलाउ कर देंगे, डिवीजन में तो फैसला हो ही जाएगा, 10-15 मिनट का ही तो बात है। और सर तो ऐसे में अब ये जो है जो हालात बने कि आपने स्पीकर के जो है इंडिया ब्लॉक ने भी अपना उम्मीदवार उतार दिया है, तो अब ये भले ही नंबर गेम में या जो कल जो भी है कि हो जाए, एनडीए के जो ओम बिरला जी उम्मीदवार हैं वो बन जाए, लेकिन इसके रिपोर्केशंस आगे क्या कुछ संभावनाएं दिखती हैं? क्या कुछ हो सकता है या होने की स्थितियां पैदा होंगी? आपका जवाब सर। देखिए ये कोई पहली दफा नहीं है कि मिनॉरिटी गवर्नमेंट चल रही है। कांग्रेस की 2004 से 14 तक मिनॉरिटी गवर्नमेंट ही थी एक किस्म की, उनकी अपनी, कांग्रेस के पास तो मेजॉरिटी थी नहीं। इससे पहले 90s में मिनॉरिटी गवर्नमेंट्स नहीं, तो फिर भी स्पीकर निर्विरोध चुने गए। तो इसलिए मुझे जो लगता है कि इस वक्त ये एक प्रेशर बिल्डिंग वाली बात है। जिस वक्त इलेक्शन की कल बात होगी और उनका हर एक को पता है कि पहला ओम बिरला जी का नोटिस है, उनका मोशन कैरी होने के बाद दूसरा मोशन पढ़ा ही नहीं जाना है,
तो इसलिए आमतौर पे क्या होता है कि बजाय इसके कि ये बेइज्जती हो कि वो हार गए, वो आमतौर पे विड्रा कर लेते हैं, इसीलिए यूनानिमस हो जाता है। तो पहला मोशन अगर बाई चांस सुरेश जी का आ जाता या आ गया होगा तो फिर तो है कि भाई पता लगेगा कि इनको कितने वोट मिले दूसरे पे, पर पहला अगर ओम बिरला जी का गवर्नमेंट का है तो उसके बाद नोटिस हाउस में पुट ही नहीं होगा, तो जब इसको रखने का फायदा क्या है? सिर्फ एक सांकेतिक विरोध करने के कोई तुक नहीं है, तो इसलिए आमतौर पे विड्रा कर लेते हैं। और हो सकता है सुरेश जी का भी कल विड्रा हो जाए। ये प्रेशर सिर्फ डिप्टी स्पीकर की पोस्ट के लिए है। सर इसमें एक और भी सवाल छोटा सा हो जाएगा, आपकी छोटी सी टिप्पणी जी कि कहीं अब सरकार में थोड़ी बेचैनी तो हो गई होगी, ये जब सब कुछ हो गया है, खलबली और बेचैनी तो दिख ही रही है, होगी और थोड़ा रात जो है बड़ी थोड़ी सी कठिन होगी, ऐसा कह सकते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये 293 का उनके पास जो स्ट्रेंथ है और जिस तरह की अभी तक जो ओपोजिशन पार्टीज हैं, टीडीपी या जेडीयू या दूसरी पार्टीज, उनका 100% समर्थन सामने से नजर आता है। किसी ने आज तक कोई बात नहीं की। ओपोजिशन वाले जरूर उनको भड़का रहे हैं कि वो कुछ करें ऐसा, पर ऐसा कुछ नहीं है। उनकी 293 की स्ट्रेंथ है, वो 100% एश्योर्ड है कि ओम बिरला जी स्पीकर बन जाएंगे। ये सर ऐसा हो सकता था कि जो परिपाटी परंपरा है, आपने ठीक कहा कि डिप्टी स्पीकर बड़ा अहम पद है और वो जी जब स्पीकर के बराबर के उसके अधिकार हैं, तो लेकिन फिर भी कुछ ऐसा नहीं कि इसको टालने के लिए, ऐसे हालातों को टालने के लिए कुछ रास्ता निकाल सकती थी सरकार या एनडीए की ओर से निकल सकता था, और जो एक बड़ा दिल करके पद देने में कोई बहुत ज्यादा कठिनाई तो नहीं होती या कुछ होती क्या? आपका अंतिम जवाब। नहीं, मैंने आपको बताया ना, डिप्टी स्पीकर ओपोजिशन को ये नहीं देंगे। ये देंगे अपने किसी समर्थन वाले दल को, चाहे टीडीपी का बने डिप्टी स्पीकर, चाहे जेडीयू का बने। ओपोजिशन वालों को नहीं देंगे, क्योंकि अगर ओपोजिशन वाले बैठ जाएंगे तो इनको डिप्टी स्पीकर के पास स्पीकर की बराबर की पावर्स होती हैं, इनको किसी वक्त दिक्कत आ सकती है। और जिस तरह का अब इनके पास तो 240 का समर्थन है, मैं समझता हूं कि 16वीं और 17वीं लोकसभा में ये अगर डिप्टी स्पीकर ओपोजिशन को दे भी देते तो फर्क नहीं पड़ना था, पर उन्होंने तब भी नहीं दिया। अब तो सवाल ही नहीं पैदा होता देने का। मुझे नहीं लगता ये कभी देंगे, तो ये शो करेंगे कि हमने अपनी समर्थन वाली पार्टी टीडीपी या जेडीयू या किसी और को जो समर्थन कर रहे हैं गवर्नमेंट के अंदर, उनको दे देंगे। तो ये शो होगा कि बीजेपी का तो स्पीकर बन गए और दूसरी किसी पार्टी के जो समर्थन वाली है वो डिप्टी स्पीकर बन गए। ओपोजिशन को मुझे नहीं लगता किसी भी हालत में ये देना पसंद करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, शायद इसलिए राहुल गांधी जी को कहना पड़ा कि नियत पर उन्होंने संदेह शायद इसीलिए जतलाया होगा, ऐसा लगता है उन्होंने इसीलिए नहीं, शायद वो कहा। ठीक है, राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो अपनी जगह पे ठीक है, क्योंकि थोड़ी परिपाटी ये रही है कि ओपोजिशन को ये पद दे दिया जाता है। पर इस हाल में जिस तरह का इंडी गठबंधन का गवर्नेंस के प्रति रवैया है, मुझे नहीं लगता कि ये एनडीए वाले कभी भी उनको डिप्टी स्पीकर की पोस्ट देंगे। सर आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करेंगे, आपने हमारे लिए बहुत कीमती अपना वक्त निकाला और हमारे दर्शकों को पूरा का पूरे जो सीन है और जो संभावनाएं आगे की हैं उसको स्पष्ट किया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सर। श्री जी.सी. मल्होत्रा साहब जो महासचिव रहे हैं लोकसभा के, जिन्होंने स्पष्ट किया कि क्या कुछ प्रक्रिया आगे होगी और क्या कुछ संभावना है। और आपकी बातचीत से निकलकर यही आता है, जो आज इंडिया ब्लॉक ने कदम आगे बढ़ाया, उसके पीछे उसकी कहीं रणनीति यही थी कि इनको एक्सपोज करना है एनडीए की सरकार को, मोदी जी को, और शायद इसीलिए राहुल गांधी को कहना पड़ा कि नीयत साफ नहीं है, कहते कुछ है करते कुछ है, और यही ध्वनित हुआ श्री मल्होत्रा साहब की बातचीत से। तो अब ये बड़ा दिलचस्प सा नजारा लोकसभा में हो गया है। क्या कुछ होगा, कि क्या इतिहास रचा जाएगा, वोटिंग जैसे हालात बनेंगे या नहीं बनेंगे। हालांकि मल्होत्रा साहब साफ कह रहे थे कि ऐसे हालात नहीं बनेंगे, और चूंकि नंबर गेम में अपर हैंड एनडीए का है तो वो बाजी मार ले जाएगी। लेकिन कुल मिलाकर यदि ये कुछ जो स्थितियां पैदा हुई हैं, तो स्थितियां पैदा होने के पीछे यही खास वजह है कि सत्तारूढ़ दल उपाध्यक्ष जैसा पद विपक्ष को देकर किसी भी तरह की कोई भी आने वाले वक्त में
उनके लिए कोई खतरा पैदा हो, ऐसी नौबत आने देना नहीं चाहता है। इस चर्चा में इतना ही, इस वीडियो में इतना ही। हम फिर किसी नए विषय, किसी नई चर्चा के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारा अनुरोध कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपने ज्वाइन का बटन नहीं दबाया तो ज्वाइन का बटन जरूर दबाइए, और खासकर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर यह जरूर बताइए कि यह चर्चा कैसी आपको लगी, क्या आपकी इसको लेकर राय है। प्यार बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।